हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। हमारे पास जो पहले डेटा था वो एक तरीके से आप उसको कच्चा डेटा कह सकते हैं, क्योंकि लोगों में बिना पेपर मिलाए कुछ चीज़ें बताई थी, तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ पहले हमने बताई थी। लेकिन आज जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो प्रोविजनल आंसर की के बाद एक गूगल फॉर्म के द्वारा सर्वे करके और बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके और रिसर्च करके ये बता रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा विश्वसनीय मान सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो ऊपर कुछ कॉलम्स आपको देखने को मिल रहे होंगे उसके बारे में बात करते हैं कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वैकेंसीज दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। फिर यहाँ पे ये जो हमने दे रखा है वो है कि कौन सी कैटेगरी में कितने व्यक्ति क्वालिफाई हुए हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद में ये इनका ब्रेकअप दिया हुआ है कि एडिशनल कितने सेलेक्ट हुए थे। और यहाँ पर जो आपको चीज़ देखने को मिलेगी वो है कितने प्रेजेंट हुए थे एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम की जो प्रेजेंस थी वो कितनी थी कैटेगरी को लेकर। तो ये हमारा एनालिसिस के बाद ये आंकड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े आपको मिलेंगे वो ये आरटी के थ्रू पता किए गए आंकड़े हैं। तो इसके ये आंकड़े तो आरटी के थ्रू पता किए गए हैं और इनको एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वालिफाइड और उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, 15 गुना और एडिशनली सेलेक्टेड। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एडिशनली सेलेक्टेड क्या चीज़ होती है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो सीटी का नोटिफिकेशन है 23 मई 2022 को जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से। इसमें जो इसका जो पॉइंट नंबर 6 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसके रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें लिखी हुई है और इसको मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनरल में कैसे 15 गुना से अधिक लोग पास हुए हैं और जनरल में ओबीसी में कैसे 15 गुना से अधिक पास हुए हैं और जनरल में केवल 5000 लोग पास किए गए हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। उसमें मैंने आपको बताया था। और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, मैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हाउ एवर कैंडिडेट सो एडिशनली क्वालिफाइड टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू और बोथ विल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट रिजर्व फॉर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज ओनली। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि मान लीजिए टोटल जो वैकेंसी थी वो 5000 से कुछ अधिक थी, तो 5000 के करीब टोटल वैकेंसी थी। और नियम ये है कि सबसे पहले तो इसका 15 गुना लिया जाता है। तो 5388 के करीब वैकेंसी थी और इसका अगर हम 15 गुना करते हैं तो करीब आता है 80,000 के करीब। तो आप ये देखेंगे कि जब पहले टोटल वैकेंसी का 15 गुना किया गया और 80,000 व्यक्तियों को लिया गया, तो 80,000 में 44,000 के करीब तो लोग जो हैं वो केवल ओबीसी के थे। इसमें 5,000 के करीब लोग जनरल के थे। सॉरी, ये 44 नहीं, 40,000 के करीब हैं, बाकी तो एडिशनली सेलेक्ट हुए। तो इस प्रकार से इसमें जो 80,000 में जो सेलेक्ट हो गए उनको पहले सेलेक्ट माना गया और इसके बाद में 16,000 लोगों को, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो रिजर्व कैटेगरीज है उनका 15 गुना अनरिजर्व को छोड़कर, यानी ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी का 15 गुना का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो जिन जिन कैटेगरीज में ये 15 गुना का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, उनमें और लोगों को सेलेक्ट किया गया और ये और लोग कितने थे, ये थे 16,000 के करीब। तो इस प्रकार से टोटल 96,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो ये जो 16,000 लोग 80,000 के बाद में और क्लियर हुए हैं केवल अपनी कैटेगरी के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, इन 16,000 को कहा जाता है एडिशनली सेलेक्टेड। तो अब आप देख सकते हैं कि एडिशनली सेलेक्टेड के लिए यहाँ पर स्पेशल लाइन लिखी हुई है कि वो केवल उन्हीं पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जिस कैटेगरी में वो सेलेक्ट हुए हैं। यानी कि कोई पीएच कैंडिडेट अगर एडिशनली सेलेक्ट हुआ है, अगर वो 80,000 में आया है तो उसके लिए नियम अलग हैं। लेकिन अगर वो एडिशनली सेलेक्ट हुआ है, यानी कि खुद की जो वर्टिकल कैटेगरी से कम मार्क्स पे भी वो सेलेक्ट हो गया, यानी पीएच का जो फ़ायदा लेके सेलेक्ट हुआ है, उसके लिए रूल्स अलग हैं और जो एडिशनली सेलेक्ट हुआ है उसके लिए रूल्स अलग हैं। तो इसको मैं बाद में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। पहले आप ये समझ लीजिए एडिशनल कैटेगरी क्या होती है। उसके बाद यहाँ पर अपेयर्स इन एग्ज़ाम लिखा हुआ है कि कितने लोग करीब उपस्थित हुए थे और यहाँ पर मैंने बताया है कि कौन सी कैटेगरी से कितना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से सीट जाने वाली है, यानी उन व्यक्तियों को मिलने वाली है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए इस कट ऑफ को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँगा। जनरल में यहाँ पर 1834 वैकेंसी है, दोनों मिला के, जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए को मिला के।
केवल नॉन टीएसपी की मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ। तो 1834 जनरल की है, उसमें से ये कैटेगरी वाइज ये इसकी पोस्ट हैं। और जो क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 5000 के करीब। और इस 5000 का ब्रेकअप हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका तो 15 गुना सीधा सीधा लिया ही गया है, और बाकी वाले जो 80,000 में आगे थे वो थे, क्योंकि इसमें फिर 15 गुना अलग से नहीं किया गया। जनरल के लिए ऐसा प्रावधान नहीं था, केवल दूसरी कैटेगरीज के लिए था। अगर कम पड़ता तो 15 गुना करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया, और यहाँ पर इतने लोग हैं जो यानी 3500 के करीब ही लोग, 70% की अगर हम उपस्थिति माने तो 3500 के करीब ही लोग जो हैं एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर ओबीसी का भी डेटा दिया है। ओबीसी में क्या है कि जब 15 गुना लिया गया, यानी जब 15 गुना लिया गया, यानी 80,000 के करीब लोगों को लिया गया सीधा सीधा, तो उसमें 40,000 लोग यानी केवल 50% के करीब लोग तो है ओबीसी के ही थे। तो और उसके बाद में 7,500 के करीब और लोग क्वालिफाई हुए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, जब उनको 15 गुना करके लिया गया तब। तो इस प्रकार से टोटल 46,000 के करीब ओबीसी इस एग्ज़ाम में पास घोषित किए गए थे, और 32,200 के करीब जो हैं अभ्यर्थी एग्ज़ाम में उपस्थित हुए थे। उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा ही है कुछ मामला कि जब 80,000 लोगों को पहले सेलेक्ट किया गया तो उसमें 10,500 के करीब लोग सेलेक्ट हुए, और एडिशनली जब और देखा गया हॉरिजॉन्टल के लिए तो एडिशनली 3500 के करीब लोग सेलेक्ट हुए, और इस प्रकार से टोटल 14,000 लोग सेलेक्ट हो गए ईडब्ल्यूएस में। और जो इनकी उपस्थिति रही उसके हिसाब से 9,800 लोगों ने एग्ज़ाम टोटल दिया था। फिर बात करते हैं हम एमबीसी की। एमबीसी में ऐसा मामला है कि 5,500 लोग तो जो 80,000 पहले सेलेक्ट हुए थे उसमें हुए थे। उसके बाद में 16,000 जो एडिशनल सेलेक्ट किए थे उसमें 500 लोग एमबीसी के सेलेक्ट हुए थे। तो टोटल मिला के 6,500 के करीब एमबीसी के लोग क्वालिफाई हुए थे जूनियर अकाउंटेंट को एग्ज़ाम को देने के लिए, और 4,550 के करीब लोग हैं वो एमबीसी में जो है एग्ज़ाम में बैठे थे। इसी प्रकार से एसटी के लिए भी है और एससी के लिए भी ये आंकड़े मैंने दिए हैं कि ये 80,000 में हुए थे, ये एडिशनल है, ये 80,000 में सेलेक्ट हो गए थे, ये एडिशनल है। इस प्रकार से टोटल एससी में 15,000 और एसटी में 10,000 के लोग बैठे थे। इस प्रकार से ये एरिया का मामला है। तो यहाँ पर तो आपने देख लिया कि कितने लोग उपस्थित हुए एग्ज़ाम में। और अब हम आगे को जो देखने का प्रयास करेंगे वो ये है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से एमई की, एक्स सर्विसमैन की, फिजिकली हैंडीकैप्ड की और स्पोर्ट्स पर्सन में कितनी सीटें कैटेगरी वाइज जो हैं लोगों को मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरल में 70 एमई सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन की जनरल में सीटें काफ़ी खाली जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम में बैठने वाले लोग ही कम हैं। तो इतने से लोगों में से 230 एक्स सर्विसमैन की सीटें मिलना संभव नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूँगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर। इसमें भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन है, क्योंकि वर्टिकल रिजर्वेशन का सीधा सा मतलब यह है कि आप वर्टिकली मूव कर सकते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार से आप मूव कर सकते हैं, यानी एमबीसी का अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नंबर लेके आया तो जनरल में जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी जा सकता है, ओबीसी का भी जा सकता है, एससी का भी जा सकता है, एसटी का भी जा सकता है, यानी एक तरीके से ओपन कैटेगरी हुई। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया। और जो दूसरा रिजर्वेशन होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है आप खुद की कैटेगरी में ही मूव कर सकते हो। इसका मतलब है ये डायरेक्शन, इसका मतलब होता है क्षैतिज आरक्षण। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति खुद की कैटेगरी में ही मूव कर सकता है, यानी खुद की कैटेगरी की सीट को ही ले सकता है। अब आप ऐसे ऊपर मूव नहीं कर सकते, यानी जनरल की या फिर दूसरी कैटेगरी की किसी भी सीट पे आप नहीं जा सकते हैं। तो सिंपल सा ये है कि एक्स सर्विसमैन हो गया, एमई हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, इन सबको हॉरिजॉन्टल है। तो जनरल का जो व्यक्ति यहाँ पर सिलेक्ट हुआ, इसी में से कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे करीब 50 लोग ही होने की यहाँ पर संभावना बनती है। हॉरिजॉन्टल को मैं अगर बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए किसी वैकेंसी में 100 सीट हैं और 2 सीट जो है वो किसी एक्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है इनको। मान लीजिए ये कोई एक्स कैटेगरी है, 2 सीट रिजर्व है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 2 राउंड में ये चीज़ें होती है, इनका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले राउंड में क्या किया जाता है कि कैटेगरी वाइज वर्टिकल सीटों को भरा जाता है, उसमें हॉरिजॉन्टल को फिलहाल कंसिडर किया ही नहीं जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 100 सीट है और 100 सीटों में वर्टिकल रिजर्वेशन दे के सीटें फिक्स हो गई, यानी यहाँ पर लिस्ट को लॉक कर दिया गया है। अब दूसरी बार ये लिस्ट कब खुलेगी, जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को कंसिडर किया जाना है। यानी अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या दो लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला है या नहीं मिला है। तो इसमें जब चेक किया जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पर एक ही बंदा है जो एक्स कैटेगरी का सेलेक्ट हुआ है
और दूसरा है वो कम पड़ रहा है, यानी एक और व्यक्ति सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब एक और व्यक्ति को सेलेक्ट करने के लिए उसमें कट ऑफ नीचे जाके देखेंगे, जहाँ पर भी एक व्यक्ति मिलेगा उसको क्या किया जाएगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और ये जो एक्स है किस वर्टिकल कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मान लीजिए ये एक्स ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो सबसे कम मार्क्स वाला एक ऐसी व्यक्ति यहाँ 100 में से वो बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 100 सीटें भी बनी रहेगी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि एडिशनली के लिए उन्होंने लिखा है कि वो उसी कैटेगरी में सेलेक्ट हो पाएगा, यानी कि जो 80,000 के अलावा जो लोग हैं, यानी जो 16,000 एक्स्ट्रा लोग हैं वो एडिशनली सेलेक्टेड हैं। इनके लिए क्या किया जाएगा, जो पहला राउंड होता है वर्टिकल कैटेगरी में जब रिजर्वेशन दिया जाता है, तो आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल वाले भी इसमें आ ही सकते हैं पहले राउंड में भी, लेकिन अब यहाँ पर जो मौका दिया जाएगा ना वो केवल इन 80,000 लोगों को दिया जाएगा। इन 16,000 लोगों को पहले वर्टिकल में सीटें भरते टाइम मौका नहीं दिया जाएगा। अब अगर यहाँ पर वर्टिकल सीटें पूरी होने के बाद में ये देखा जाएगा कि जो मान लीजिए किसी भी कैटेगरी के लिए 12.5% का रिजर्वेशन है, तो क्या उनको वो रिजर्वेशन मिल गया है, यानी क्या पूरी पोस्टें आ गई हैं, पूरी आ जाती हैं तो फिर आगे कोई कुछ भी नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर नहीं आती है, जैसे मान लीजिए 600 पोस्ट की जगह केवल 400 पोस्ट ही यहाँ पर भरी गई है वर्टिकल को रिजर्वेशन देते टाइम, ये 400 कैसे भरी गई है, तो 80,000 में जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के वाले लोग थे उसकी वजह से भरी गई है। अब पीछे कितनी बच गई, 200 सीट बच गई। इनको भरने के लिए अब क्या किया जाएगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो मेन लिस्ट बनी हुई होती है मार्क्स के घटते हुए क्रम में, यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो सकता है। अब 200 लोगों को मार्क्स के घटते हुए क्रम में लिया जाएगा बिना कैटेगरी को देखे हुए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जनरल था तो जनरल इसमें आ जाएगा, और जो वर्टिकल में सेलेक्ट हुए हैं उसमें से सबसे कम मार्क्स वाला जनरल बार हो जाएगा। फिर एससी आ गया मान लीजिए, फिर कोई ओबीसी दिख गया बीच में, ऐसे करते करते 200 लोगों को और सेलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आकर एक लिस्ट खत्म होती है जो कि 480 नंबर के करीब है, यानी 480 वाला लास्ट व्यक्ति है। तो अब क्या किया जाएगा कि ये 480 से ऊपर वाले सारे सेलेक्ट माने जाएंगे, ये 16,000 वाले जो एडिशनली सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के 470 नंबर ही है और वो खुद की कैटेगरी यानी एससी में सेलेक्ट हुआ है और पहले उसने फ़ायदा नहीं लिया था 80,000 में सेलेक्ट होते टाइम एडिशनल ये खुद की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, तो क्या होगा, ये भी सेलेक्ट माना जाएगा क्योंकि ये खुद की कैटेगरी में सेलेक्ट हो ही रहा है क्योंकि 80,000 वालों में से है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके आया है और उसके 470 नंबर ही बन रहे हैं, तो भले ही इसकी खुद की कैटेगरी से नंबर ज़्यादा होंगे फिर भी ये सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो एमई वाली जो कट ऑफ अलग से दी जा रही है अब उसमें ये नहीं आ रहा है। इसको मैं अलग से डिस्क्राइब करने की प्रयास करूँगा, अलग से एक वीडियो लाऊंगा। फिलहाल हम कट ऑफ कर ही कंसंट्रेट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि ये किस प्रकार से सीटें जा रही है। फिर ओबीसी में आप देखेंगे तो जो 131 एक्ट यहाँ पर जो 310 एमई सेलेक्ट होने के चांस है ओबीसी में, 131 जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की सीटें हैं वो पूरी ओबीसी में बढ़ने की संभावना है। 80 लोग पीएच वाले हो सकते हैं और 50 लोग हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन वाले हो सकते हैं ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 80 लोग एमई के सिलेक्ट हो सकते हैं, 63 इसमें एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन है और 63 पूरी बढ़ने के चांस है। 25 लोग पीएच के और 12 लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन आ सकते हैं। यहाँ पर आप अब जब आप देखोगे कि जहाँ सीटें खाली रही है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 230 में से केवल 50 एक्स सर्विसमैन मिले, तो ये जो बाकी बची हुई सीटें हैं वो यहाँ पर चली जाएगी, यानी जो नॉर्मल जनरल है उसमें ये चली जाएगी और वहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। इनको लॉक नहीं किया जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि इनको खाली छोड़ दिया जाएगा, इनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि वर्टिकल कैटेगरी तो पहले भरी जा चुकी होती है, बस 50 व्यक्ति ही उस वर्टिकल कैटेगरी से बाहर होंगे और बाकी वाले तो एज इट इज़ रह ही जाएंगे। फिर हम बात करते हैं एससी की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि करीब 90 के करीब एससी सेलेक्ट हो सकते हैं, एससी के 50 के करीब एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं। 100 सीटें हैं इनके लिए, लेकिन 50 के करीब ही सेलेक्ट हो सकते हैं, बाकी वाली सीटें यहाँ पर मिल जाएगी इनको। 35 जो हैं पीएच हो सकते हैं, 15 स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सारे आंकड़े दिए हैं मैंने, इनको आप देख सकेंगे। मैं जो है इस पीडीएफ को जो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं उनमें भेजने का प्रयास करूंगा, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे। अब हम सीधी बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। ये सारी चीज़ें तो आंकड़े हो गए और इन आंकड़ों को आप आराम से बैठ के समझ भी पाएंगे। अब मैं अगर बात करूँ कट ऑफ की, तो
जनरल की जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से जो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, जितना एनालिसिस किया है और जितने आंकड़े आए हैं प्रोविजनल की के बाद, पहले वाले आंकड़े बिल्कुल अलग थे, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स बता रहे थे बच्चे, लेकिन अब जो आए हैं उसमें जो सारे स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स बदल गए हैं और काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी लोगों के फ़र्क आया, बहुत कुछ लोगों के 30-30 मार्क्स का फ़र्क आया है, कुछ के 3-4 क्वेश्चन का, यानी कि 15 नंबर तक का तो वेरिएशन सब में देखने को मिला ही है। तो मेरे हिसाब से जो अब 1 गुना की कट ऑफ वो रह सकती है जनरल की, वो 56% और 2 गुना के लिए 52% पर भी कट ऑफ रह सकती है। फीमेल्स के लिए सारी हैं वो 40% पे सेलेक्ट हो जाएगी 2% या 2 गुना के लिए, लेकिन 1 गुना की जो है 51% रह सकती है जो नॉर्मल फीमेल की, और विडो और डिवोर्स के लिए 40% यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जब आ जाएंगे उनके तो वो सेलेक्ट मानी जा सकती है। इस वैकेंसी के में एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें फ़ीमेल का जो है वो कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है, यानी कि आप देखेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे भी आपको फ़ीमेल बहुत कम देखने को मिली थी। तो लगभग जो है, वैसे तो 30% का रिजर्वेशन होता है फीमेल्स के लिए, लेकिन ये 30% का रिजर्वेशन भरे जाने की उम्मीद मुझे कम लगती है। जनरल और ओबीसी में तो भरा जाएगा, क्योंकि इसमें तो सारे ही दूसरी कैटेगरी की माइग्रेशन होगी यहाँ पर जनरल में तो, और ओबीसी में तो वैसे ही कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो वैसे भी ये सीटें भरी जा सकती है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरीज है उनमें बहुत कम चांसेज है कि वो सीटें भरी जाए। मुझे लगता है 15% से अधिक फीमेल्स आना मुश्किल है, जबकि उनको रिजर्वेशन 30% का है। तो जो बाकी बचा हुआ 15% का रिजर्वेशन है वो सीटें बॉयज़ को चली जाएगी और उनको इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो अब आप देख पाएंगे कि जनरल जो है, जनरल की कट ऑफ 52% रह सकती है नॉर्मल के लिए, और बाकी फीमेल के लिए सॉरी 1 गुना के लिए मैं बात करूँगा। 2 गुना के आप देखते रहना, इस पर आप कन्फ्यूजन नहीं हो। अभी 2 गुना तो आप PDF में देख लेना सीधी, या स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन यहाँ पर मैं अभी 1 गुना की बात करूँगा। तो 1 गुना में 56% रह सकती है जनरल की, 51% फीमेल जनरल की, और बाकी विडो और के लिए केवल पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। उसके बाद मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा ओबीसी और जनरल में। जो ओबीसी के जनरल के ओबीसी है, जो नॉर्मल ओबीसी है, उनके लिए 55% की कट ऑफ रह सकती है। फीमेल्स के लिए 46% ही रह सकती है, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल जो हैं यहाँ पर सेलेक्ट होने वाली है जनरल में, क्योंकि यहाँ पर केवल 1000 के करीब ही फीमेल्स उपस्थित हुई थी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर SC ST OBC सबसे EWS सबसे महिलाएं यहाँ पर जा सकती है। ज़्यादातर अच्छे मार्क्स वाली महिलाएं वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। तो OBC के लिए और बाकी कैटेगरीज़ के लिए बहुत कम महिलाएं ऐसी बचेंगी जो मेरिट को ऊपर ले जा सके या कट ऑफ को ऊपर ले जा सके। तो यहाँ पर मुझे लगता है OBC की जो फीमेल्स है वो 46% पे सेलेक्ट हो जानी चाहिए। EWS और डिवोर्स कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत है सेलेक्ट होने के लिए। वैसे EWS में बात कर लेते हैं, 53% के करीब ये कट ऑफ रह सकती है EWS की, और फीमेल्स के लिए और विडो और डिवोर्स के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क जो होंगे वही इनकी कट ऑफ रह सकती है। MBC के लिए 50% कट ऑफ रह सकती है, और फीमेल्स और इनके लिए केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाना बहुत होगा। उसके बाद मैं बात करूं SC की, तो SC में भी ऐसा ही मुझे मामला दिखता है। SC में 45% के करीब रह सकती है कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए, और बाकी जो इनके क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 35% जो मार्क्स है उससे इनका काम चल जाएगा। ST के लिए भी ऐसा ही है। ST के लिए 43% के करीब मेरिट रह सकती है, और 35% फीमेल्स के लिए सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। शहरिया के लिए 35% अगर वो मार्क्स लेके आएंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। 2 गुना की जो लिस्ट मैंने आगे दे रखी है वो भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रह सकती है। काफ़ी एनालिसिस के बाद मैं बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी मेहनत भी लगी है, इसीलिए वीडियो को बनाने में भी आपके सामने मैं थोड़ा लेट आया हूँ, क्योंकि बिना आंकड़ों के कुछ भी बोलना वो सही रहता नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ अगर जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज है उनके लिए, तो PH हो, एक्स सर्विसमैन हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई का मतलब मेरा ये है कि सेलेक्टेड इफ़ कैंडिडेट सेलेक्टेड, सॉरी मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो सेलेक्टेड होंगे, अगर इफ़ कैंडिडेट गेट्स क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर दियर वर्टिकल कैटेगरी, अगर वो सेलेक्ट माने जाएंगे अगर वो खुद की जो वर्टिकल कैटेगरी है उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं उसमें वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो एक्स सर्विसमैन के लिए ऐसा है कि अगर पर्याप्त मात्रा में एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो उनको और
जो है, जो उनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी है वर्टिकल, उससे भी उनको थोड़ी और छूट दी जा सकती है, उनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से, और एमई के लिए है वो 480 रह सकती है, 2 गुना के लिए 450 रह सकती है। 480 में से आप भले 10 थोड़ा और कम कर सकते हैं, 470 भी सही है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एमई के लिए 470 से 480 के बीच में ये मेरिट रह सकती है। 480 मुझे लगता है ज़्यादा सही नंबर होगा मेरा। जब मैं ये कहता हूँ कि एससी में 480 की मेरिट रह सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे व्यक्तियों को 480 से नंबर ज़्यादा लाने ज़रूरी है। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि जो 80,000 में जो पहले सेलेक्ट हो गए, यानी कि जिन्होंने एमई कैटेगरी का फ़ायदा नहीं लिया, और दूसरे जो 16,000 और सेलेक्ट हुए, टोटल मैं बता रहा हूँ, उसमें जो व्यक्ति थे यानी जिन्होंने एमई कैटेगरी का फ़ायदा लिया है, उन दोनों में फ़र्क होने वाला है। इन वाले व्यक्तियों के लिए तो वही रिजर्वेशंस के रूल्स लागू होंगे जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बताए हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। उसमें मैंने ये आपको बताया था कि खुद की कैटेगरी में भी सेलेक्ट हो सकते हैं, और अगर वहाँ पर पूरी सीटें नहीं भर रही हैं तो फिर अलग से और भी कट ऑफ नीचे जा सकती है। तो इनके लिए 2 ऑप्शन हैं, जो पहले सेलेक्ट हो गए हैं या जिन्होंने एमई कैटेगरी का फ़ायदा नहीं लिया है, उनके लिए ये ऑप्शन है कि या तो वो खुद की कैटेगरी के मार्क्स जो हैं, यानी जो भी SC ST OBC जिससे भी वो बिलोंग करते हैं, जनरल हो गया, जिससे भी वो बिलोंग करते हैं उससे वो क्वालिफाई कर जाएं, और या फिर 480 मार्क से आपके नंबर वो है ज़्यादा हो। दोनों ऑप्शन उनके पास रहेंगे। लेकिन जो एमई कैटेगरी का फ़ायदा लेकर जो आए हैं उनके लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, वो खुद की वर्टिकल कैटेगरी में वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उनके लिए एक ही होगा कि वो 480 से ज़्यादा नंबर लेके आएँ, तभी वो सेलेक्ट माने जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये दोनों में फ़र्क है। जो फ़ायदा लेके आए हैं उनके लिए 480 से नंबर अधिक लाना ज़रूरी है, लेकिन जो बिना फ़ायदा लिए यानी कि नॉर्मली भी सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर उनको फ़ायदा नहीं मिल जाता, तो उनके लिए है कि या तो वो खुद की वर्टिकल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाए या फिर 480 नंबर से ज़्यादा उनके मार्क्स हों। तो मुझे लगता है ये अनुमान रह सकता है इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए, यानी जूनियर अकाउंटेंट TRA दोनों पोस्ट को मिलाकर मैंने ये सारा कंक्लूजन आपको बताया है। तो इसके आसपास ही ये रह सकता है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जनरल में माइग्रेशन होगा इन कैटेगरीज का, तो वो डेफिनेटली नहीं होगा। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट का क्लियर कट नोटिफिकेशन है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले लोग हैं जो कभी भी माइग्रेट नहीं करते हैं। अब कुछ लोग कुछ लिस्ट लेके आए हैं पिछली पटवारी वैकेंसी की, उसमें बता रहे हैं कि जनरल में लोग सेलेक्ट हुए। अब जो जनरल के जो लोग हैं, यानी जनरल में भी तो उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता ही है। जनरल का भी तो कोई एमई होगा, जनरल का भी तो कोई PH होगा। तो जनरल का जो एमई और जनरल का जो PH है वो तो जनरल में ही सेलेक्ट होगा ना, वो कहाँ जाएगा, उससे ऊपर तो कोई कैटेगरी नहीं उनके लिए। तो जो जनरल का व्यक्ति है, एमई PH एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन, वो तो जनरल में ही सेलेक्ट होना है, लेकिन जो OBC का है वो OBC में ही सेलेक्ट होना है। इस प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके समझ में आई होगी। यहाँ पर भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको लगा है कि मैंने कुछ मेहनत की है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और एक चीज़ मैं जाते जाते आपको ये बता दूं कि एमई कैटेगरी के लिए एक वीडियो अलग से भी और आने वाला है। थैंक यू।